ओके। सब आ गए, मैं स्टार्ट करूं? अच्छा, मैं कहाँ पे थी? जी जी, मीथ्योनिन। मिस करें स्टार्ट। मीथ्योनिन इज एन एंटीडोट टू पैरास्टामोल पॉइजनिंग। ये एस्पार्टेट फैमिली को बिलोंग करती है। ये एक अमाइनो एसिड होती है। इसको हम पैरास्टामोल के एंटीडोट के तौर पर भी यूज करते हैं, एंटीडोट पैरास्टामोल पॉइजनिंग में। और ये अगर अपना एक्शन इसको प्रोवाइड करना है तो उसके लिए इसको इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने की जरूरत होती है। ठीक है। Number 554, pethidine was introduced, the first synthetic opioid analgesic. It produces analgesia, sedation, euphoria, and respiratory depression. It is not an antitussive. ठीक है, ये एक एनाल्जेसिक है। 555, which is likely to cause seizure, fentanyl and pethidine, ये दोनों जो है वो सीजर्स कॉज करा सकते हैं। ठीक है। 556, fentanyl toxicity which is not true। अच्छा, fentanyl toxicity में होता क्या है? Over sedation, breathing slows, stops, which decreases the amount of oxygen that reaches the brain and cause a condition called hypoxia. Hypoxia can lead to brain damage, coma and death. तो इसमें कहीं भी हार्ट नहीं आ रहा है तो टैकाइकार्डिया नहीं कराएगा फेंटेनाइल टॉक्सिसिटी। ठीक है, डायरेक्टली जो है वो अपने रेस्पिरेटरी और ब्रेन को डैमेज करके हाइपोक्सिया करा के, कोमा करा के डेथ कर देगा। 557, ओपियोइड कॉज सेरोटोनिन सिंड्रोम। ये वो ओपियोइड्स हैं जिनकी वजह से सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकते हैं। पैथिडीन, ट्रामाडोल एंड फैंटेनाइल, इसमें मॉर्फिन नहीं है। 558, व्हाट टू डू टू चेंज द ओपियोइड डोज रेजिमेन। स्टार्ट विद 50% इक्वी एनाल्जेसिक डोज। ये वही है जो हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको ओपियोइड का डोज रेजिमेन चेंज करना है, ओपियोइड का जो ड्रग है वो चेंज करना है, आपको स्विच करना है एक्स, तो उसके लिए हम लोग जो है वो जो नेक्स्ट ड्रग देंगे वो 50% डोज, मतलब उसके आधे डोज से स्टार्ट करेंगे न्यू ड्रग जो होगी। 559 है एम्फेटामिन इसको की। मजीद हम मिस कर लें उसके 50% से, इसकी इक्विलेंस डोज के 50% से। ये टर्म जरा टेक्निकल है, क्योंकि स्टार्ट विद अगर फिफ्टी 10 एम, परसेंट इक्वी एनाल्जेसिक डोज। हाँ, मतलब कि अगर फर्ज करें 10 mg मॉर्फिन है ना, विच इज इक्वल टू 200 mcg ऑफ फेंटेनल, तो वो मतलब कि उसके इक्वल तो इतना है, लेकिन उसकी भी हाफ 50% देंगे, इक्विलेंस जो डोज होगी ना उसके 50% का। सही है। ऐसा नहीं होगा कि अगर 200 mg है ना फेंटानिल, तो वो हम्म, हम 100 mg दे देंगे, ऐसे नहीं। अगर मॉर्फिन ले रहा है तो उसके जो इक्विलेंस होगी ना उसका 50% होता है। ये क्या, ये टर्म इतनी ज्यादा वो हाँ नहीं जाने, मतलब बस अगर 50%। इतनी। ये मैं ना आपको सारा वॉइस नोट एक भेजूंगा, वो मेरे पास लिखा हुआ है सारा, AMH पे है। मैं वो तस्वीर ही भेज दूँ। इक्वी एनाल्जेसिक डोज एक अलग चीज है और 50% डोज जी, अलग चीज है। यस। इक्वल इक्वल एनाल्जेसिक डोज ये होती है कि मॉर्फिन है ना, जो ओपियोइड्स हैं, इनकी डोज दूसरे से ना मतलब कि इसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। मतलब कि आप ऐसे कह रहे हैं कि मतलब अगर फर्ज मॉर्फिन करें की 10 mg मॉर्फिन है कंसंट्रेशन ना। है ड्रग की, उसमें मतलब मॉर्फिन की प्रेजेंस ज्यादा हो सकती है, तो फेंटेनाइल की अगर प्रेजेंस कम है 10 mg ड्रग में हाँ जी, तो हम उसके ड्रग देखें को अगर फर्ज करें करेंगे। ना, ये देखें 10 mg मॉर्फिन इज इक्वल टू 200 mg फेंटानिल, सही। ऐसे है ना। इसके हाँ। इक्विवेलेंस है ये, ऐसे है, तो फिर उसकी मतलब कि इक्विवेलेंस का वो पैरामीटर होता है, तो उसमें मतलब कि उसकी 50% डोज बनाते हैं। अच्छा, तो उसके हिसाब से ये मैं ड्रग। सेंड कर दूंगा आपको, मैं ये टेबल है मैं सेंड समझ कर गई, दूंगा, आप मतलब देख जो लीजिए। एक्टिव ड्रग है ना उसका कितना अमाउंट, कितने एमजी ऑफ जो है वो हाँ जी, इंग्रेडिएंट्स में मौजूद है, एग्जैक्टली। उस हिसाब से हम एक्टिव इंग्रेडिएंट को फिफ्टी हाँ, परसेंट क्योंकि रखते ये हैं रेडी। ओपियोइड्स है ना, काफी कंट्रोल ड्रग्स हैं, इनके इफेक्ट भी उस तरह से होते हाँ, हैं, तो किसी में हमने ज्यादा ऐसे ही नहीं मिलीग्राम उसको पर आधा करना। पर मिलीग्राम है और किसी में कम मिलीग्राम, हाँ, क्योंकि सॉलिड ऐसे नहीं फॉर्म हमने में है उसको ना, आधा इस करना, तरह उसकी से। बस जो इक्विवेलेंट डोज को आधा करना है। सही है। 559, एम्फेटामिन कैन बी गिवन टू ओबीस। इट इज सिमिलर टू फिनाइलप्रोपाइलामीन, इट इज इंड्यूस्ड बाय थायराइड। अच्छा, ये जो 559 है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग एमसीक्यू है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने 3 एमसीक्यूज को एक एमसीक्यू में लिख दिया है। इसमें है कुछ भी नहीं, सीधा सीधा पहला पॉइंट है उसको एक्सप्लेन अगर मैं करूँ। एम्फेटामिन फैसिलिटेट्स द रिडक्शन ऑफ वेट, इसको वेट रिड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा आगे पॉइंट जो लिखा हुआ है, एम्फेटामिन इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू फिनाइल प्रोपेनोलामीन। मतलब ये स्ट्रक्चरली ये अलग है, वो अलग पॉइंट था, वो खत्म हो गया, अब एक अलग पॉइंट है। फिर एम्फेटामिन जो है ना स्ट्रक्चरली सिमिलर है फिनाइल प्रोपाइलामीन के। ठीक है, ये पॉइंट खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, एम्फेटामिन एंड थायाजाइड हैज इंटरेक्शन विच इज लाइफ थ्रेटनिंग सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स, मतलब इंसिडेंट्स इसमें देखे गए हैं। तो इट इज इंड्यूस्ड बाय थायराइड जो लिखा हुआ है ना, इसका ये मतलब है कि ये जो है ना इंटरेक्ट ड्रग इंटरेक्शन रखते हैं। एम्फेटामिन जो है वो इट इज इंड्यूस्ड बाय थायराइड, यानी अगर ये इंड्यूस होंगे, एम्फेटामिन इंड्यूसर्स हैं,
लेकिन इसमें इंटरेक्टिव क्या इंटरेक्शन क्या शो कर रहा है, ये लोग कॉम्बिनेशन में अगर हम इसको देंगे तो ये लाइफ थ्रेटनिंग इंटरेक्शन देते हैं और सेरेब्रोवास्कुलर इंसिडेंट्स कॉज करते हैं। ठीक है। 560 कोकेन हैज बोथ नेजल एंड टॉपिकल यूज, सही सीधा सीधा है। 561 बेंजोडाइजेपिन आर नॉट यूज इन एक्यूट अल्कोहल विड्रॉल। अच्छा ये जो है ना 561 मैंने बहुत ढूंढा, बहुत ज्यादा ढूंढा, इसमें जो मुझे जो मिला मैं वो आप लोग से शेयर कर लेती हूँ। लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि बेंजोडाइजेपिन को ना एक्यूट अल्कोहल विड्रॉल में नहीं देते, मतलब क्रोनिक अल्कोहल विड्रॉल क्रोनिक में देते हैं। दे देंगे लेकिन एक्यूट में नहीं देंगे। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे बाद में समझ आ गया। एक तो पॉइंट में आप लोग को जो मुझे मिला तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेंजोडाइजेपिन कैरी अ नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स इंक्लूडिंग एडिक्शन। Additionally, some may cause reaction when used in combination with other alcohol treatment medications. ठीक है। अब मसला ये है कि क्रोनिक विड्रॉल की कंडीशन में ये होता है कि पेशेंट जो होता है ना उसको हेलुसिनेशंस भी आ रहे होते हैं, उसको जो है वो मेंटल इतने सारे इश्यूज आ रहे होते हैं कि उसको ट्रीट करने के लिए हम बेंजोडाइजेपिन देते हैं तो वो इफेक्टिव होता है। लेकिन जो एक्यूट विड्रॉल के पेशेंट्स होते हैं ना उनको जो है ना ये सारे सिम्टम्स नहीं आ रहे होते इतने ज्यादा लेवल पे सीएनएस के, हम उसके लिए जो है ना बेंजोडाइजेपिन दें, उसको हम दूसरे अल्कोहल विड्रॉल ड्रग से भी ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए उसमें बेंजोडाइजेपिन नहीं दिया जाता। बेंजोडाइजेपिन हम्म जी किसके विड्रॉ पूछ रहे हैं, किसके विड्रॉल सिम्टम्स? अल्कोहल इसमें लिखा हुआ है अक्यूट, एक्यूट एएलसी विड्रॉल लिखा हुआ है ना, एक्यूट अल्कोहल। अच्छा एक्यूट अल्कोहल विड्रॉल सही। में हम बेंजोडाइजेपिन नहीं देंगे, क्रोनिक अल्कोहल विड्रॉल में देंगे। एक्यूट अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स इतने ज्यादा एनहेंस सीएनएस स्टिमुलेटेड नहीं होते कि हम उसके ट्रीटमेंट के लिए हम डायरेक्ट सीएनएस के ड्रग्स दें। हम लोग जो है ना सही। दूसरे ड्रग्स से भी ट्रीट कर सकते हैं इसको, क्योंकि बेंजोडाइजेपिन और ये इस तरह की ड्रग्स होती है ना, ये तो फिर लाइफ लॉन्ग आपकी बॉडी को फिर उसको देना पड़ जाता है। अच्छा 562 ट्रेवलर डायरिया विच एंटीबायोटिक फॉर ट्रीटमेंट। ट्रेवलर डायरिया अगर किसी को हुआ है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए हम देंगे फ्लॉक्सेसिन। नॉरफ्लॉक्सेसिन ओरल फॉर्मेशन में देंगे, और 12 साल से अगर कम उम्र का बच्चा है ना तो उसको नहीं देंगे हम ये वाली ड्रग। 563 heparin. Heparin is the anticoagulant of choice in pregnancy. It decreases conversion of prothrombin into thrombin. It is taken IV for the treatment and subcutaneous in prophylaxis. अच्छा हेपेरिन को हम लोग प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, ये एक एंटीकोएगुलेंट है, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देता। इसको ट्रीटमेंट अगर हम लोग को जो है ना वो एंटीकोएगुलेशन हो गई, मतलब कोएगुलेंट्स बन गए हैं, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम हेपेरिन देंगे। और अगर हमें ऐसा लगता है कि ब्लड क्लॉट बन सकता है तो उसकी प्रोफाइल एक्सिस के लिए हम इसको सबक्यूटेनियस रूट से देंगे। ठीक है। 564 hydroxychloroquine is antimalarial used in the treatment of SLE and rheumatoid arthritis, which is contraindicated in favism due to G6 phosphate dehydrogenase deficiency. अच्छा 564 यही चीज थी जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी। फेविज्म क्या है? फेविज्म इज एन acute hemolytic syndrome that occurs in patients with glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency, G6PD deficiency, following the ingestion of fava beans. It is a patient, if a patient is deficient to G6PD, then if it is treated with hydroxychloroquine, then he or she can lead to hemolysis, destruction of red blood cells, erythrocytes. G6PD deficiency is a heritable disorder due to genetic defect in the RBC enzyme G6PD. Without this enzyme, oxidative stress leads to excessive free radical formation that leads to RBC destruction. इसमें हो क्या रहा है? फेविज्म जो है इसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है ये एंटी मलेरियल ड्रग। फेविज्म एक बीमारी है, ये एक जेनेटिक डिजीज है। इसमें होता ये है कि G6PD जो एंजाइम होता है, वो पेशेंट्स जिनको बीमारी होती है वो मतलब हेरिडिटरी तौर पर जो है ना G6PD डेफिशिएंट होंगे, उनके अंदर ये एंजाइम मौजूद नहीं होगा। और इस एंजाइम का काम क्या है? इस एंजाइम का काम ये है कि ये जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन जो होती है, जो आरबीसी डिस्ट्रक्शन कॉज कराती है, उस चीज को रोकता है। और अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा और फ्री रेडिकल ज्यादा बनेंगे और आरबीसी डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगी, जिसको हम कहते हैं हीमोलाइसिस। ये एक चीज हो गई फेविज्म की बीमारी। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम जो है ना मतलब एक रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग था कि एक पेशेंट था जिसको फेविज्म था, एल्डरली पेशेंट था, उसको हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दे दिया था, तो उसकी वजह से इसकी हीमोलाइसिस की कंडीशन और वर्स्ट हो गई थी। मतलब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन क्या करता है? G6PD को कम कर देता है, G6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी करता है।
फेविज्म में भी यही होता है। अब दोनों चीजें हम लोग ने ऐसी कर दी कि जो दोनों चीजें मजीद G6PD को कम कर रही है, तो हीमोलाइसिस और बढ़ जाएगी ना। ठीक है, ये है तो एंटी मलेरियल, ये ऐसे सही। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस की ट्रीटमेंट में यूज होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में दिया जाता है। लेकिन फेविज्म के पेशेंट को हम कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी G6PD डेफिशिएंट होते हैं, उसको मजीद कर देता है। चले नेक्स्ट। 565 एस्थमा इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस। ये तो सीधा सीधा है, हमारे जो एयरवेज हैं उसके जो पासेज है उसको नैरो कर देगा एस्थमा। तो 566 बीटा 2 एगोनिस्ट फॉर एस्थमा ट्रीटमेंट। साबा ब्रोंकोडायलेटर, salbutamol और टेबुटेलिन। साबा इज शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर, लाबा इज लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स। ठीक है, और ट्रेमर इनका साइड इफेक्ट है। अच्छा, अगर बीटा 2 एगोनिस्ट हम लोग को एस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए देना है, तो हम साबा भी दे सकते हैं, लाबा भी दे सकते हैं, शॉर्ट एक्टिंग भी दे सकते हैं, लॉन्ग एक्टिंग भी दे सकते हैं। जो लॉन्ग एक्टिंग है उनमें ट्यूमर्स के साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू शॉर्ट एक्टिंग, और शॉर्ट एक्टिंग में भी होते हैं लेकिन वो माइल्ड ट्यूमर्स होते हैं, और जब इनका ट्रीटमेंट हम रोक देते हैं तो वो सबसाइड भी हो जाते हैं। अच्छा, 567 एक्यूट अस्थमा में साबा देंगे लाबा देंगे? एक्यूट अस्थमा में साबा देते हैं लाबा? अक्यूट शॉर्ट अस्थमा एक्टिंग का देखते भी ना आएगा, एक्यूट में। अक्यूट का भी MCQ आगे आ ही अच्छा। रहा है। लेकिन ये जनरली बता रहे हैं एस्थमा हाँ ट्रीटमेंट में दोनों दे सकते हैं, और कंपेयर कर रहे हैं कि उसमें ट्रिमर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं लावा में, क्योंकि वो लॉन्ग एक्टिंग। सही है। शॉर्ट एक्टिंग भी करते हैं ट्रिमर्स, लेकिन माइल्ड करते हैं। अच्छा, 567 मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट एस्थमा अटैक। ऑक्सीजन थेरेपी, ब्रोंकोडायलेटर, बीटा 2 एगोनिस्ट और IV मैनोफाइलिन, सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड फर्स्ट ओरल इफ नो रिस्पॉन्स, एंड एपिनेफ्रिन सब्क्यूटेनियस। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं कि अगर एक पेशेंट है उसको एक्यूट एस्थमा का अटैक आया है, तो हम उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे? हम पहले तो उसको देंगे ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ब्रोंकोडायलेटर देंगे, बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, साथ ही साथ हम इंट्रावीनसली माइनोफाइलिन देंगे। माइनोफाइलिन क्या है? ब्रोंकोडायलेटर ही है। और सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे ओरली। अगर इसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हम सबक्यूटेनियस एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन लगा देंगे। ठीक है। 568 आफ्टर टेकिंग इनहेलर इन एस्थमा, द केस may be worsened, down regulation of receptor causing tachyphylaxis and case become progressed। अच्छा, ये जो है ना, मैंने इसको स्टडी करा तो मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि इतना कॉमन है जो एस्थमा पेशेंट्स हैं वो इनहेलर्स लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि अगर एक पेशेंट है वो लॉन्ग टर्म इनहेलर्स पर है, और अगर वो लॉन्ग टर्म इनहेलर लेगा तो उससे उनके जो रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन टैकीफाइलेक्सिस कंडीशन हो जाती है। यानी वो रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर जिस पे ये इफेक्ट करके ब्रोंकोडायलेशन करा रहा है, वो रिसेप्टर मतलब एक ड्रग बार टैकीफाइलेक्सिस की कंडीशन नहीं होती, रिसेप्टर की डाउन रेगुलेशन हो जाना, एक चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे ना तो वो अपना इफेक्ट देना कम कर देगी। वो वाली कंडीशन है कि अगर आप बहुत ज्यादा इनहेलर्स दोगे अस्थमा के पेशेंट को, तो उनकी कंडीशन मजीद खराब हो जाएगी, उनके रिसेप्टर डाउन रेगुलेट हो जाएंगे और उनकी कंडीशन प्रोग्रेस करते जाएगी। 569 क्रोमोलिन सोडियम इज यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस इन एस्थमा। ठीक है, क्रोमोलिन सोडियम क्या है? क्रोमोलिन सोडियम इज मास सेल स्टेबलाइजर that prevent the subsequent release of inflammatory mediators including histamine, leukotrienes, which cause allergic symptoms and bronchoconstriction। जो हमारा एलर्जन इंड्यूस bronchoconstriction होता है उसको ट्रीट करता है, और हम प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे दे सकते हैं कि एस्थमा हो ही ना पहले से ही एहतियातन एलर्जी कंडीशन में। 570 ड्रग फॉर एक्यूट एस्थमा, टर्ब्यूटेलिन और सैल्बुटामॉल। ये देखो, ये आ गया एक्यूट एस्थमा, टर्ब्यूटेलिन, सैल्बुटामॉल एंड इप्राटोल। इप्राटोपियम। टर्ब्यूटेलिन, सैल्बुटामॉल दोनों शॉर्ट एक्टिंग है। ठीक है, ये दोनों दे रहे हैं हम, और साथ ही इप्राटोपियम भी दे रहे हैं। अब इप्राटोपियम मुझे नहीं पता कि ये लॉन्ग एक्टिंग है कि शॉर्ट एक्टिंग है, लेकिन शॉर्ट एक्टिंग तो ये है देना ही है। नहीं, ये बीटा ब्लॉकर ही नहीं है इप्राटोपियम। बीटा एगोनिस्ट है ही नहीं। इप्राटोपियम बीटा एगोनिस्ट नहीं है, लेकिन नहीं नहीं, ये कॉर्टिको मेरे ख्याल से स्टेरॉइड्स है। अच्छा सही, टर्ब्यूटेलिन और सैल्बुटामॉल एंड इप्राटोपियम दे रहे हैं साथ। अच्छा, 571 प्रिवेंटिव एस्थमेटिक ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन के तौर पर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। ठीक है, 572 ग्लूकोमा प्लस एस्थमेटिक पेशेंट बीटाजोलॉल विद कॉशन। क्या है ये? 572 में बोल रहे हैं कि अगर पेशेंट एस्थमा का है तो हम उसको बीटाजोलॉल दे रहे हैं, लेकिन उसको ग्लूकोमा भी है। ठीक है, तो हम ये बहुत, इप्राटोपियम एंटीकोलिनर्जिक है, सॉरी सॉरी, एंटीकोलिनर्जिक है। मैं यही कह रही हूँ ना कि ये मैंने पढ़ा था एएनएस में, तो मुझे क्लास इसकी एग्जैक्ट हिट नहीं कर रही थी, इसलिए मैं, हाँ एंटीकोलिनर्जिक। हाँ एंटीकोलिनर्जिक है। क्योंकि जितने भी बीटा ब्लॉकर्स हैं वो तो सारे ऑल ऑल वाले हैं ना, तो इस वजह से ये हाँ 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 यूज हाँ, कर रहा था बहुत। अच्छा, एंटीकोलिनर्जिक है। ग्लूकोमा। अच्छा, मुझे बोलना था कि मैं अगर ब्रेक ले लूँ 10 मिनट का, 5 मिनट्स का, कोई मसला तो नहीं है मुझे? कल ही स्टार्ट कर लेना, कोई मसला नहीं, स्टार्ट कल से स्टार्ट कर लेंगे, 10-15-20 तो रह गए। कर रही हूँ मैं 600 थोड़े से रह गए, कल कर लेंगे ना। थोड़े से रह गए, कट कर लूँ।
चलो मैं चार पांच कल और या फिर जितना मैं बोल सकती अभी हूँ। चार पांच और कर लें, हाँ, जितना पॉसिबल अभी कर लो, फिर कल कर लेंगे। ग्लूकोमा प्लस एस्थमेटिक पेशेंट बीटाजोलॉल विद कॉशन, ठीक है ये हो गया। 573 वर्कर विद एलर्जिक रेनाइटिस गिव फिक्सोफेनाडीन। अच्छा ये वर्कर का टर्म बहुत यूज हो रहा है तो ये बड़ा कंफ्यूज करा था। नॉर्मली देखा जाए तो एलर्जिक रेनाइटिस तो किसी को भी हो सकता है, उसमें हम ये एंटीहिस्टामिन ड्रग देंगे फिक्सोफेनाडीन, ठीक है। फिक्सोफेनाडीन इज यूज्ड फॉर सही कोल्ड एंड रनी नोज एंड वर्किंग फॉर लॉन्ग टाइम। अच्छा ये जो है ना सही। वर्किंग फॉर लॉन्ग टाइम से मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, इसको जब मैंने सर्च करा तो ये ऐसा था कि कोल्ड और रनी नोज में आप लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के तौर पे दे सकते हो उसको, ठीक है, इसका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं होगा। 575 निक्लोजामाइड एंटी एंथेल्मिक है, ये टेपवॉर्म के इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज होता है। थायबेंडाजोल जो है वो थ्रेडवॉर्म के इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज होता है। ये ट्रीटमेंट्स लिखी हुई है, इसमें टीटीटी नहीं लिखा हुआ तो कंफ्यूजन हो रही है। पायरेंटल पेमियोइड जो है वो पिनवॉर्म और राउंडवॉर्म के को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। मेबेंडाजोल जो है वो वैरायटी ऑफ वर्म्स को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसमें पिनवॉर्म भी आ गया, विपवॉर्म भी आ गया, हुकवॉर्म भी आ गया, इंटेरो बियासिस भी आ गया, ठीक है। 579 जो है पेन ऑफ एंजाइना इज ड्यू टू स्कीमिया ऑफ सर्टेन एरिया इन मायोकार्डियम, नाइट्रोग्लिसरीन ईज द पेन ऑफ एंजाइना। अच्छा नाइट्रोग्लिसरीन is the pain of nitroglycerin belongs to nitrate. It works by relaxing the blood vessels and increasing the supply of blood and oxygen to the heart while reducing its workload. तो जो स्कीमिया की जो कंडीशन होती है ना, स्कीमिया होता है कि ऑक्सीजन कम हो गई है, कम अवेलेबल हो रही है, जिसकी वजह से पेन हो रहा है, मायोकार्डियम को मजीद जो है ना एक्सेसिव वर्क करना पड़ रहा है ब्लड वो करने के लिए। नॉर्मली ये हाइपरग्लाइकोलिपिडीमिया की कंडीशन में होता है कि आर्टरी वेन ब्लॉकेज हुई हुई है जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है और ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो रही है और स्कीमिक कंडीशन हो गई है, तो उस पेन को बोलते हैं हम एंजाइना, ठीक है। 580 कैल्शियम कार्बोनेट सही। एंड कैल्शियम एसिटेट इज गिवन टू अ पेशेंट विद टर्मिनल रीनल फेलियर। टर्मिनल रीनल फेलियर है तो रीनल फेलियर में हमने क्या पढ़ा था, हाइपोकैल्सीमिया होगा, हाइपरफॉस्फेटीमिया होगा। तो ऐसे में अगर हम कैल्शियम के वो देंगे ना सप्लीमेंट्स, जो कैल्शियम सॉल्ट्स और कैल्शियम एसिटेट कैल्शियम कार्बोनेट्स, तो ये क्या करेगा, सीरम के कैल्शियम को बढ़ाएगा, हमारे हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन को कम करेगा, तो ऑटोमेटिकली हाइपरफॉस्फेटीमिया भी ट्रीट होगा, ठीक है। 581 इंट्रावीनस मेटोक्लोप्रोमाइड is needed to be administered with मिस 20 कल dihydroalcohol। कर लें, कोई बात नहीं, अरे क्यों कोई इतना मसला थकना नहीं है, है। हो रहा है, खत्म हो जाए, अच्छा है, मैं भी क्या मैंने करे हुए हैं ना अच्छे से, आज ही करें तो आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगी, कल तक मैं भूल भी जाऊंगी। अच्छा 581 क्या था, जो डाईहाइड्रोएर्गोटामीन है ना वो कॉम्बिनेशन में देते हैं इसके साथ हमेशा मीटोक्लोप्रोमाइड के साथ। उसका मेडिकल रीजन प्रोडक्ट। ये इसका रीजन ये है कि इसका रीजन ये है कि अगर जो है हम मोनोथेरेपी के तौर पर यूज करेंगे ना मीटोक्लोप्रोमाइड तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं आता बॉडी के अंदर। और दूसरा ये कि डायहाइड्रोएर्गोटामिन को हम कभी भी मोनोथेरेपी के तौर पे दे ही नहीं सकते, उसका इफेक्ट नहीं आएगा और ये हम दे ही नहीं सकते, हम दोनों को साथ एडमिनिस्टर करते हैं तो फिर इसका कंबाइन इफेक्ट आता है, ठीक है। डायरेक्टिव से ये सिवियर माइग्रेन की कंडीशन में देते हैं। अच्छा नेक्स्ट है बल्क फॉर्मिंग, अच्छा ये बड़ा मजे का है। 582 बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन और क्रॉनिक वाटरी डायरिया, ठीक है। ये पहले मैं भी कंफ्यूज हो गई कि यस। लैक्सेटिव है और क्रॉनिक वाटरी डायरिया में दे रहे हैं, मगर फिर जब मैंने इसका मैकेनिज्म क्रोनिक है ना। समझ में आ गया। हाँ। इसका रीजन देखिए, लेग्जेटिव का काम होता है स्टूल सॉफ्टनर होता है ना, लेकिन ये किस तरीके से एक्ट करता है, ये बॉडी के अंदर जाता है, इंटेस्टाइन का जितना भी वाटर है ना वो सब अपने अंदर ले लेता है और फूल जाता है, ठीक है। और फूल के उस जो हमारा जो फीसेस होता है ना उसको फुला देता है, उसको नरम कर देता है और उसको कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है। क्रोनिक वाटरी डायरिया की कंडीशन क्या करता है, ये इंटेस्टाइन का सारा वाटर अपने अंदर ले लेता है और जो वाटरी फ्लूइड जो हमारा फीस जो होता है ना, पीसेस जो होता है पीसेस उसको में। जो है ना सॉलिडिफाई कर देता है, ठीक है। सही। अपने अंदर उसी फीसिस का वाटर अपने अंदर लेकर उसको जो है ना सॉलिडिफाई कर देता है। इसकी एग्जांपल है इस्पागोल। इस्पागोल को हम जो है ना कॉन्स्टिपेशन में भी देते हैं और डायरिया में भी देते हैं, दोनों का लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है लेकिन हम दोनों को देते हैं और ये दोनों कंडीशन को ट्रीट करता है। और ये इसकी एग्जाम्पल है, ये बल्क फॉर्मिंग है, ये बल्क कर देता है लेग्जेटिव को, अगर सख्त है तो वाटर जो है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके उसको नरम कर देता है और अगर वाटरी है तो उसका वाटर एब्जॉर्ब करके खुद फूल के उसको सॉलिडिफाई कर देता है, ठीक है। 583 constipation due to morphine agonist is treated by increased fiber content in diet, stool softener, docosate, sodium 100 milligram BID or TID stimulant laxative sena. If constipation persists, so no use of use of the osmotic laxative। अच्छा ये हम लोग ले रहे हैं अगर मॉर्फिन की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो हम अपनी फाइबर डाइट बढ़ाते हैं, उससे स्टूल भी सॉफ्ट होता है। इसके अलावा स्टूल सॉफ्टनर के तौर पर हम डोकोसेट सोडियम ले सकते हैं। स्टिमुलेंट लेग्जेटिव वो होते हैं जो हमारी बॉडी के जो है ना, जो हमारे जो कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन कराते हैं जीआई का, जिसकी वजह से जल्दी से जो है वो जो कॉन्स्टिपेटेड कंडीशन होती है ना, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है और इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है और जिसकी वजह से जल्दी से जो है वो स्टूल जो है वो बाहर आ जाता है।
अगर फिर भी कॉन्स्टिपेशन परसिस्ट कर रही है तो फिर हम ऑस्मोटिक लैक्सेटिव देते हैं, जो ऑस्मोसिस के थ्रू जो है ये कंडीशन ट्रीट करता है। 584 विच लैक्सेटिव इज बेटर यूज्ड टू ट्रीट कोडीन इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन? स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, सिना बिसाकॉइडल। इसका सिर्फ एक ही मसला है कि ये डिपेंडेंसी कॉज कराता है, ठीक है। 585 फिनोल थैलीन एंड कैस्टर ऑयल आर यूज्ड एज इंटेस्टाइनल इरिटेंट, इसको स्टिमुलेंट लैक्सेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। 586 मैग्नीशियम सल्फेट एंड सिट्रेट, व्हाट काइंड ऑफ लैक्सेटिव? ऑस्मोटिक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फिजिकली तो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के तौर पे एक्ट करता है, लेकिन इसकी केमिकल नेचर ना एंटासिड का इफेक्ट देती है बॉडी के अंदर। इट इज नॉट यूज इन हेमोराइड, इसको हेमोराइड्स में हम कभी भी नहीं दे सकते क्योंकि ये ब्लीडिंग को और ज्यादा खराब करेगी, ठीक है। 588 diuretics which are used safely in sulfa or sulfonamide allergic patients are ethacryonic acid, loop diuretics, spironolactone, potassium sparing diuretic। इन दोनों में सल्फा या सल्फोनामाइड नहीं होता इनके स्ट्रक्चर में, तो हम ये उन पेशेंट्स को दे सकते हैं जो सल्फोनामाइड एलर्जिक होते हैं। 589 मूड एलिवेटर इन सिनाइल डिमेंशिया इज फर्स्ट चॉइस इज वेल्प्रोइक एसिड, सेकंड चॉइस हाइड्रोजीन। अच्छा, आप लोग कहेंगे हाइड्रोजीन क्या है? Hydrogen, it हाँ elicits action by altering the blood and brain levels of acetylcholine and monoamines. Hydrogen augments central cholinergic to cholinergic transmission. It decreases acetylcholine concentration in the striatum while increases concentration in the hippocampus. ये हमारे एसिटाइलकोलिन के लेवल को ऊपर नीचे करता है, स्ट्राइटम में बढ़ाता है, कम कर देता है, और हिप्पोकैम्पस में एसिटाइलकोलिन के लेवल्स को बढ़ा देता है ये ड्रग, ठीक है। इसका एनसीपी नंबर कहाँ चला गया? हाँ, एज ए सेकेंड चॉइस हम ले 5980 सकते हैं सिनाइल डिमेंशिया में मूड एलिवेशन के लिए, और वेल्प्रोइक एसिड तो वो है एंटी साइकोटिक, ठीक है। 590 ट्रीटमेंट ऑफ क्रूप डिजीज में हम देते हैं डेक्सामीथाजोन। डेक्सामीथाजोन जो है एक वो है, क्या कहते हैं, डेक्सामीथाजोन एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, स्टेरॉइड है। हाँ स्टेरॉइड है, इसको हम देते हैं। क्रूप डिजीज एक गले का इन्फेक्शन होता है जिसमें बच्चे के गले में जो है ना वो हो जाता है, बच्चों के गलों में सूजन हो जाती है जिसकी वजह से उनकी आवाज़ और वो एक खांसी होती है ना, खास किस्म की, जिसमें भौ भौ करके जो खांसी होती है, जो आवाज़ के साथ जो निकलती है, आवाज़ भी चेंज हो हाँ हाँ, जाती है, ये क्रूप्स वो वाली डिजीज है, ठीक प्रूफ डिजीज। है। 591 ये वायरल होती है, ये वो ट्वीट हो जाती है, वायरल होती है, नॉर्मली ये कंटेजियस भी होती है। 591 वूपिंग कफ, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई एरोबिक की वजह से होती है ये, और इसकी ट्रीटमेंट में हम माइक्रोलाइट देते हैं। अच्छा, इंट्यूबेशन पीरियड 1 to 2 वीक का कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे नहीं बैठ रहा था, मैंने सर्च करा तो मुझे कुछ चीज़ें समझ आई कि ये जो है ना अपना इफेक्ट देने में और अपना इफेक्ट रखने में इतना टाइम लगाती है, ये इस वजह से इस तरह से दिया हुआ है, क्योंकि बैक्टीरिया भी जो है वो मतलब उनको इतना ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर चाहिए होता है, इस तरह का कुछ था। तो मैं क्लिक नहीं कर सकी क्योंकि मैंने एंटीबायोटिक्स को मेरी इतनी अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है ना, मैंने इतना ज़्यादा उसमें ग्रिप करा है, इसलिए मैं ये इसको आप लोग भी देख लीजिएगा, और अगर आप लोग को ज़्यादा अच्छा पता हो तो मुझे भी बता दीजिएगा। अच्छा, 592 साइनस ट्रीटमेंट, ऑक्सीमेटाजोलिन एंड एपिनेफ्रिन नेजल स्प्रे। अच्छा, 592 का मैंने लिखा था, ऑक्सीमेटाजोलिन जो है वो अल्फा 1 और अल्फा 2 एगोनिस्ट है, ठीक है, और डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है, ठीक है। इसके अलावा एपिनेफ्रिन तो सबको पता है क्या है, तो अगर साइनस की कंडीशन होती है ना तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम ये दो ड्रग्स देते हैं। अच्छा, 593 गोलीमुबाब। गोलीमुबाब इज अ क्लास ऑफ medications called tumor necrosis factor inhibitors. It works by blocking the action of TNF, a substance in the body that cause inflammation. ठीक है, उसको इनहिबिट करेगा, उससे अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन ट्रीट होगी, इफेक्टिव विद इन 6 वीक्स ऑफ कंटिन्यू ट्रीटमेंट, तो अपना इफेक्ट ये 6 वीक के बाद देना शुरू करती है। अच्छा, 594 चार रह गए, खत्म ही कर देती हूँ। सुक्राल फीड इज इंडिकेटेड इन एस्फागोल इसोफेजियल, सॉरी एस्फागोल कह रही हूँ, इसोफेजियल अल्सर बाय ड्राइविंग एसिडिटी अवे फ्रॉम द अल्सर। सुक्राल फीड क्या है? सुक्राल फीड इज अ क्लास ऑफ ड्रग मेडिकेशन कॉल्ड प्रोटेक्टेंट्स। It sticks to the damaged ulcer tissue and protect against acid and enzymes so healing can occur. ये अपनी डैमेज अल्सरेशन में जाके स्टिक कर जाती है और वहाँ पे एंजाइम को टच नहीं होने देती, जिसकी वजह से हीलिंग हो जाती है, ये प्रोटेक्टेंट की क्लास को बिलोंग करती है। 95 डेक्सामेथाजोन इन chemotherapeutic induced nausea and vomiting used for the treatment of delayed nausea and vomiting। जो delayed nausea and vomiting होती है ना, जो कीमोथेरेपी के होने के बाद या बहुत देर बाद जाके जो लोगों को इंड्यूस होती है प्रीवियस ट्रीटमेंट की वजह से, उसमें हम लोग डेक्सामेथाजोन देते हैं। 596 ड्रग ऑफ चॉइस इन हर्पीज वायरस एसाइक्लोवेर, ये एंटीवायरल है, इस हर्पीज सिम्प्लेक्स इंसेफेलाइटिस के अगेंस्ट जो है एक्ट करता है। 597 विच इज यूज्ड आईवी इन ट्रीटमेंट ऑफ क्लोज एंगल ग्लूकोमा। एसिटाजोलामाइड जो है ना वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स है, ठीक है, ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है एक्शन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज का। ब्लॉकिंग दिस एंजाइम रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ फ्लूइड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर that you make in front part of your eye
and this helps to lower the pressure within the eye. बिल्कुल इसी तरह 598 brinzolamide is also a medicine known as carbonic anhydrase inhibitors. It works by reducing the production of fluid in your eye. ठीक है. 599 dipivefrin HCl is a prodrug of epinephrine used in treatment of glaucoma. ये एपिनेफ्रिन की प्रो ड्रग है, यानी ये इनएक्टिव फॉर्म में है और बॉडी में जाके एक्टिव फॉर्म में यानी एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होकर ग्लूकोमा को ट्रीट करेगी. 600 ट्रीटमेंट ऑफ हॉट फ्लैशेज और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. अच्छा, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होता है, हमारे जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल्स जो होते हैं बॉडी में उसको ठीक करता है. इस थेरेपी में ये होता है, एंड इट इज वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर हॉट फ्लैशेज इन वुमेन who are able to use it. They can also help with vaginal dryness, sleep, maintaining bone density, etc. etc. जो हमारी वुमेन्स के अंदर जो हार्मोनल इश्यूज आते हैं ना, उसको भी ठीक करता है ये हॉट फ्लैशेस वगैरह. चले, मेरा हो गया, मैं रख रही हूँ, मैं बहुत जल्दी जाना है. ओके, कल की अलॉटमेंट सबको पता है ना? जी जी. कल की allotment